Hi everyone. In this video tutorial, we will cover upon how to add admin pages in ASP.NET MVC. So मैं ASP.NET MVC में आपको एडमिन लेआउट यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं एडमिन लेआउट को। तो यहाँ पे मैं ASP एडमिन 2 एक एडमिन लेआउट है उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन को चेंज करके ई कॉमर्स डाल दिया क्योंकि मैंने अपना एप्लीकेशन डीबी कंटेस्ट में डिफ़ॉल्ट कनेक्शन की जगह हम लोगों ने ई कॉमर्स डाला है। और ये कैटलॉग अपना डाटाबेस का नेम होता है, जिस डाटाबेस में कौन सा नेम आपका आना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैटलॉग में नेम चेंज करके मैं यहाँ पे ई कॉमर्स डीबी या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जो नाम देंगे उसी नाम का डाटाबेस आपका आ, बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड्स डीबी डाल दिया है। ठीक है, तो यही डाटाबेस का नेम हमारे SQL सर्वर में आएगा। अगर आप SQL सर्वर इस्तेमाल कर लें तो SQL सर्वर में आएगा। अगर आप माई SQL या कोई दूसरा डाटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका आएगा। जब आप इसको अपलोड करेंगे एज्योर में और माइग्रेट करेंगे एज्योर में या फिर कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तब आपको वहाँ पे कनेक्शन हिस्ट्री मिलेगी। उसमें भी आपको डाटाबेस का नाम और वहाँ पे मिलेगा, वही आपको डालना पड़ेगा या फिर आप जो आपको अवेलेबल होगा वो आप डाल सकते हैं उस कंडीशन में। तो ये तो हम लोगों ने चेंज कर लिया डाटाबेस का नेम क्या डालना है। और ऐप डॉट कॉन्फ़िग में भी आप डाटाबेस का नेम डालना आप डाल सकते हैं। ये एक अच्छी क्या बोलते हैं अप्रोच होती है कि आ, हम ऐप डॉट कॉन्फ़िग में भी डालें। ऐप डॉट कॉन्फ़िग आपका डाटा लेयर में ऐप डॉट कॉन्फ़िग होता है। तो ये सब ये मैंने रोज़ कुछ चेंजेस कर लिए डाटा पे, ताकि किस नाम से मेरा डाटाबेस बने। अप्रोच एक और होती है कि हम लोग दो कंटेक्स्ट क्लास बनाएं। एक हम यूज़र लेआउट के लिए बनाएं ताकि यूज़र के जितने भी लॉगिन साइन अप और ये सब रोल्स का डेटा हो ये हमारे डेटाबेस में सेव हो, और बाकी जितने भी पेजेस हो जैसे हमारे एडमिन पेजेस या ऑर्डर जो भी हो वो हमारे दूसरे डाटाबेस में सेव हो। तो आप वो भी अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस प्रोजेक्ट में मैं एक ही कंटेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा आपको यूज़ करके। लेटर इन दिस पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल आई वुड ट्राई टू चेंज इट टू टू कंटेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कंटेक्स्ट क्लास कैटलॉग डाल लें, साथ में आप MDF फाइल को अटैच करें। MDF फाइल से अटैच करेंगे तो ये फ़ायदा ही रहेगा कि आपका डाटाबेस का MDF फाइल बन जाएगा। वो आपको बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर डाटाबेस का कुछ इशू आए तो वो अटैच रहता रहता है। ठीक है, एस बी एडमिन 2 में हमारा जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो 4.5.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। करंट वर्जन है बूटस्ट्रैप 5.0 बीटा 2 वर्जन। तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं एस बी एडमिन 2 को। फॉर द टाइम बिंग मैं एस बी एडमिन 2 ही इस्तेमाल करूँगा। Later in this part of video, if I feel like I would create my own layout, admin layout, so I will change that as per this. इसमें मैं एस बी एडमिन 2 में मैं यूज़ करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप 5। तो बूटस्ट्रैप 5 के लिए मैं ओवरराइड करूँगा बूटस्ट्रैप 4.5 वर्जन की फाइल को। अगर आप डायरेक्टली 4.5 वर्जन हटा दे रहे हैं तो ये गलत अप्रोच होगा, क्योंकि हो सकता है डेवलपर ने बूटस्ट्रैप के फाइल में ही चेंजेस किए हों तो आपका यूआई पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो एरिया इस्तेमाल करने का दो तरीका है। या तो आप राइट क्लिक करें न्यू स्कैप फोल्डेड आइटम, फिर वहाँ से MVC5 एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और एरिया का नाम जो आप डालेंगे उस नाम का एरिया आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैं डैशबोर्ड नाम का एरिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक और तरीका है, आप सिंपली राइट क्लिक करें और वेब लेयर में, और उसके बाद आप उसको न्यू फोल्डर एरिया बना दें। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका MVC5 एरिया यूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एडमिन नाम का एरिया बनाया। आप
कोई भी नाम का एरिया बना सकते हैं। आप चाहे तो डैशबोर्ड नाम का एरिया बना सकते हैं। आप जो चीज़ जो चाहे वो बना सकते हैं। नेम आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अ, अगर आप ASP.NET कोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका ऑलरेडी एक एरिया बन के आएगा आइडेंटिटी पेजेस के लिए। उसको आप फिर ओवरराइड कर सकते हैं, आइडेंटिटी पेजेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड नाम का एक एरिया बनाया है, ठीक है। डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड नाम का मैंने यहाँ पे एरिया बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक न्यू एरिया बनाया, फोल्डर बनाया हम लोगों ने, रफ नाम का फोल्डर। अब रफ नाम के फोल्डर पे मैं अपना जो भी मेरा मैं बूटस्ट्रैप का थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका पूरा मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये क्यों मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है आपको पेस्ट करना है कि नहीं करना है। इसको मैं इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में रेफ़र कर सकूँ कौन से मेरे पास पेजेस हमारे एडमिन क्या बोलते हैं, एडमिन के जो भी मैंने थीम इस्तेमाल किया है वो मेरे पास अवेलेबल है। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे रफ फोल्डर नाम का फ़ोल्डर बना दे रहा हूँ। जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोजेक्ट में तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये रफ नाम का फ़ोल्डर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में आप चाहे तो यूज़ करें रफ नाम का फ़ोल्डर बना के जितने भी रफ चाहे चीज़ें हैं जो आप बाद में रेफ़र करना चाहते हैं, और आप अगर आप भूल जा रहे हैं, जैसे कोई भी सिंपल कोड हो या फिर कोई थीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं या फिर थीम पूरा डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं इस रफ नाम के फ़ोल्डर में, ठीक है। मैं प्रेफ़र करूँगा अगर आप थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप थीम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप थीम बाय करें। आप क्रैक्ड थीम्स ना इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें बग्स होते हैं, वो लेटर ऑन आपके साइट को हैक हो सकती है आपकी साइट। यहाँ पे एक लेआउट फाइल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेआउट फाइल का इसको यूज़ करेंगे शेयर्ड लेआउट, शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक लेआउट फाइल का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एडमिन पेजेस में भी। ऐड पे क्लिक करें और फिर MVC5 रेजर व्यू इस्तेमाल करें तो इस तरह से आपका लेआउट पेज बन जाएगा। तो लेआउट पेज में हम लोग लेआउट डालेंगे जितने भी HTML की चीज़ें हो, उसके बाद हम रेंडर बॉडी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा बाकी जो पेज हो उसका डेटा रेंडर हो सके उस रेंडर बॉडी सेक्शन में। यहाँ सबसे पहले मैं index.html यूज़ करूँगा। index.html में जितने भी कोड है उसको मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ और इसमें से नैब बार और जितने भी चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर लूँगा, और जितने भी मेरा दूसरे लेआउट में आना चाहिए, जैसे होम लेआउट में आना चाहिए, उसको मैं वहाँ पे कट करके इंडेक्स में एक कंट्रोलर बनाऊँगा, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, या फिर आप डैशबोर्ड कंट्रोलर बना सकते हैं। उसके अंदर इंडेक्स व्यू में उसके इंडेक्स व्यू में मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब jQuery की जितने भी फाइलें होती हैं आप हेड सेक्शन में ना यूज़ करें, आप बॉटम में बॉडी के एंड में यूज़ करना चाहिए। क्यों? जावास्क्रिप्ट जितने फाइल है वो नीचे क्यों डालते हैं हम लोग, ताकि जब हम लोग आपका साइट रन हो रहा है तो आपका jQuery ज़्यादा टाइम ना लगे लोड होने में, ठीक है। इसके लिए आप रेंडर सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंडर सेक्शन का जो आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किसी व्यू के अंदर स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रेंडर सेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल वो बीच में आएगी तो वो सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि jQuery की फ़ाइल आपने नीचे डाल के रखी है। और ध्यान रखें जब आप jQuery की फ़ाइल bootstrap.js की फ़ाइल के ऊपर ही होनी चाहिए आपका, नहीं तो फिर jQuery सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप एंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप jQuery ना इस्तेमाल करके एंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं एक एच पी डॉट नेट 4 का जो मैं सेशन लूँगा, उसमें मैं जे क्वेरी की जगह एंगुलर का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आप मैं सिखा सकूँ आपको एंगुलर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एमवीसी में। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोल्डर्स बना लिए हैं, स्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर, और कुछ फ़ोल्डर्स बना लिए हैं मैंने। आप चाहें तो खुद के थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थीम इस्तेमाल करने के लिए बूटस्ट्रैप क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आप अपना खुद का थीम डेवलप कर सकते हैं, एडमिन एडमिन पेजेस को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन में दिखाऊंगा आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 क्लासेस इस्तेमाल करूँगा। ध्यान में रखें, बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप 4 में क्लासेस चेंज हो गए हैं, बहुत सारे कुछ चेंजेस हैं, जैसे बी एस टॉगल उन्होंने डाला है, इंस्टेड ऑफ टॉगल इट्स बी एस टॉगल, एंड बहुत जगह पे चेंजेस हो गए हैं। और कुछ क्लासेस जैसे फ्लोट स्टार्ट फ्लोट एंड आया है, पहले फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट था। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप 5 क्लासेस डिफरेंट है। अगर आपने बूटस्ट्रैप 4 में कोई कोड बनाया, आप माइग्रेट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 में, तो आपको बहुत जगह पे चेंज करनी पड़ेगी। वो आप रेफ़र कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साइट को। आप कंटेंट फ़ोल्डर को ओपन कर लें, और जितने भी सीएसएस की फ़ाइल है वो मैं यहाँ पे सीएसएस की फ़ाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आपको हर जगह पे आपको यहाँ पे इसमें जो भी आपने रेफरेंस किया है फाइल्स को, उसका पाथ आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर द पाथ गिवन हेयर इन दिस। ठीक है। और जब आप एच पी अगर आपने एच पी ऑर्डर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जितने भी स्टैटिक फाइल्स है, सी एस एस की फ़ाइल हो, जेक्वेरी की फ़ाइल हो, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो, वो सब आप एक डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर होता है, उसमें आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। जितने भी फाइल्स हैं जे क्वेरी के, डाटा टेबल्स, और जितने भी मैं रेफरेंस, सब मैं अपने प्रोजेक्ट में रेफरेंस कर लूँगा। आप देखें, जब भी मैं कोई भी फाइल को पेस्ट कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, तो एस पी और एम वी सी में मेरे को राइट क्लिक और इंक्लूड इन प्रोजेक्ट्स करना पड़ रहा है। जब अगर मैं एस पी और को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली लिंक कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो ये फ़ायदा है एस पी ऑर्डिनेट कोर इस्तेमाल करने का। एस पी ऑर्डिनेट कोर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जब भी आप शीशा को कोई भी कोड लिख रहे हैं कंट्रोलर साइड में, तो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश करेंगे, अगर आप अपने ब्राउज़र में पेज पे, तो ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। और एच ऑर्डिनेट कोर में हमारे पास कुछ टैग हेल्पर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट टैग हेल्पर्स, और वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने बेनिफिट्स के लिए। अ, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एच ऑर्डिनेट कोर में, कि कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एच ऑर्डिनेट एम। और कुछ चीज़ें, कुछ कोड सपोर्ट भी नहीं करता है इस डॉट नेट कोर में। तो कुछ कॉन्स भी है, कुछ प्रॉस भी है। प्रॉस, एक और प्रॉस है इस डॉट नेट कोर का, कि ये मल्टी सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स है। इसकी वजह से आप लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर विंडोज़, या फिर मैक सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ऑल द सर्वर्स पे आप अपलोड कर सकते हैं इस कोर एप्लीकेशन को। पर अगर आप एम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ विंडोज़ सर्वर पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन सा कंटेंट हम लोग इंडेक्स पेज में डालना है, कौन सा कॉमन कंटेंट है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। सो नेवर हमारा कॉमन कंटेंट है, सो ये हर पेज में डिस्प्ले होगा, तो उसको हम लोग लेआउट पेज में डालेंगे। नेवर और फुटर जनरली हर पेज में इस्तेमाल होता है, तो वो कोड मैं सिर्फ लेआउट में डालूंगा, और बाकी सारे कोड मैं कट करके इंडेक्स व्यू में डालूंगा, ताकि होम इंडेक्स व्यू में राइट क्लिक करें और रीबिल्ड प्रोजेक्ट करें। आप देख रहे हैं जैसे हमारा मेन लेआउट है, उसमें भी बहुत
UI अच्छा नहीं है, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा एज पर द लेटेस्ट बूटस्ट्रैप 5 वर्जन। अभी अपग्रेडेड टू लाइक बूटस्ट्रैप 3 था तो मैंने अपडेट किया है, तो उसका नेवबार डिफरेंट है, कोड डिफरेंट है, तो वो वहाँ पे भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में चेंज कर देंगे उसको भी। राइट क्लिक करें यहाँ पे और एक नया कंट्रोलर ऐड कर लें। यहाँ पे मैं MVC5 का एम्प्टी कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो रीड एंड राइट एक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन आपको एक नया कंटेक्स्ट क्लास बनाना पड़ेगा। आप नया कंटेक्स्ट क्लास वहाँ पर बना सकते हैं। और अगर एग्जिस्टिंग कंटेक्स्ट क्लास से अगर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपका वो आपका क्रिएट ना हो MVC का सेट टाइप ऑफ कंट्रोलर। रीड एंड राइट विद व्यूज़, एक नया व्यू बनाते हैं इंडेक्स नाम का। अगर आप ASP.NET कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एरियाज़ के अंदर आपका थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोलर काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपको एरिया के बाहर कोई कंट्रोलर आप बना सकते हैं, थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोलर। उसको फिर कॉपी पेस्ट करके आप एरियाज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, व्यूज़ के अंदर शेड के अंदर लेआउट का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। हाँ, अगर आपने व्यू स्टार्ट पेज में लेआउट और CSHTML का इस्तेमाल किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लेआउट डालने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट आ जाएगा। और अगर पार्शियल व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको लेआउट इक्वल टू नल यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर आपने व्यू स्टार्ट में डाल के रखा है। तो कट करें इसको और इसको पेस्ट कर दें इंडेक्स पेज में। और लेआउट पेज में हम लोग रेंडर बॉडी लिखेंगे ताकि रेंडर कर सकें हम लोग बाकी पेज का डेटा। शीशा पे जितने भी कोड अगर आप व्यूज़ के अंदर लिख रहे हैं तो उसको आपको @ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। @ डिफाइन करता है शीशा पे कोड को। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब भी मैं कुछ शीशा पे कोड लिख रहा हूँ कंट्रोलर साइड में तो उसको मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ। और अगर आप ASP.NET कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड इससे डाला है कि डैशबोर्ड मेरे एरिया का नाम है और दूसरा जो डैशबोर्ड वो मेरा कंट्रोलर का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे ये एडमिन एडमिन लेआउट का आ गया है। यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के आइकन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को जब रेफरेंस करेंगे तो वो आपका ये भी चलने लगेगा। तो जितने भी ING स्लैश को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा, सिंपली स्लैश तो कॉपी कर ले और यहाँ पे राइट यहाँ पे इसको रिप्लेस ऑल कर दें। तो हमारा इमेजेस जो भी नहीं आ रहे हैं वो अब आ जाएगा होपफुली। देखिए इमेजेस का जो भी अवतार है वहाँ पे ये अब आ गया है। और यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया है व्यू मॉडल्स का। यहाँ पे जितने भी मेरे व्यू मॉडल्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं करेंगे हम लोग, जैसे रोज व्यू मॉडल, यूज़र व्यू मॉडल और पेजर व्यू मॉडल, ये सब इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो मॉडल नाम का फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर व्यू मॉडल्स नाम क्रिएट कर सकते हैं। व्यू मॉडल जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई नई फील्ड हो जो डाटाबेस में नहीं है उसका इस्तेमाल करने के लिए, या फिर टू एंटिटीज़ को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हम लोग व्यू में सिर्फ एक ही मॉडल पास कर सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट एंटिटीज़ का नाम पास करें या फिर आप व्यू मॉडल क्रिएट करके एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को एक साथ व्यू मॉडल्स में डाल सकते हैं और उस व्यू मॉडल को आप पास करें। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र व्यू मॉडल बनाया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़र लिस्टिंग मॉडल बनाऊँगा। Follow our page and subscribe the channel. If you like the content then press the like button and do comment and share the video.